हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान भाषा में इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में पूरे के पूरे जो है आपका क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, पहला जो है आपका जो है पूरा तत्व का अर्थ क्या होता है। पूरा तत्व का अर्थ क्या होता है, तो पहली चीज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि पूरा तत्व जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कैसा भाषा का शब्द है पूरा तत्व? एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुरानी वस्तुओं वस्तुओं का तत्व जानना और उसकी रक्षा करना। मतलब पूरा का मतलब होता है पुराना। ये जो हमारा है, जो पूरा जो है, इसका जो अर्थ होता है पुराना होता है। ठीक है ना, पुराना होता है। ठीक है ना, और तत्व का मतलब तत्व। ठीक है, तो पुरानी जो वस्तुओं का जो तत्व है उसको जानना और रक्षा करना क्या होता है, इसका अर्थ होता है पूरा तत्व का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं आगे। पूरा तत्व जो है वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत लोगों के भौतिक जीवन की ज्ञान प्राप्ति किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब कहने का अर्थ है कि पूरा तत्व वह विज्ञान के मतलब कि वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी की गर्भ में छिपी हुई सामग्री, कोई भी मतलब गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर हम लोग अतीत मतलब बहुत पहले लाखों वर्ष पहले कि भौतिक जीवन को ज्ञान की प्राप्ति करते हैं कि कैसे रहते थे, किस वस्तु का इस्तेमाल करते थे। वही हमारा जो है पूरा तत्व होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित होने के कारण पूरा तत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक की गणना की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पूरा तत्व एक प्रमुख साधन है। मतलब कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक तत्वों के आधारित होने के कारण पूरा तत्व एक अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है हमारा स्रोत है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, खुदाई से हम लोग को भूमि के नीचे से हम लोग को सिक्के प्राप्त होता है, तो पता चलता है किस प्रकार के सिक्के इस्तेमाल कर रहे थे। अभिलेख प्राप्त होता है, तो अभिलेख से पता चलता है कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसे थी, किस प्रकार के सिक्के किस प्रकार के मतलब कि इस्तेमाल करते थे, उस समय शासन व्यवस्था कैसे थी। मतलब बहुत सारी चीजों को अभिलेखों के ऊपर लिखा गया था। उसके बाद खंडहर को खुदाई करते हैं तो उसमें पता चलता है खंडहर में कि किस प्रकार के लोग इस्तेमाल करते थे। स्मारक से पता चलता था। तो ये सारी चीजें पता चलती है। और किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास है, और किसी भी जाति की इतिहास पता करनी हो, किसी भी सभ्यता की इतिहास पता करना हो, तो पुरातत्व एक हमारी जो है प्रमुख रूप से मुख्य रूप से साधन के तौर पे हमारा माना जाता है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम आगे की ओर, अगला टॉपिक देखते हैं। पहला है हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, या बोल ले सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो पहली चीज जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया है। देखिए, पहली चीज जो है, एक एक लाइन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे भाई, एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है ना? चलिए, पहली चीज समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है। पहली चीज इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चीज है कि हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी, हड़प्पा सभ्यता जो भी उस समय नगर बसे हुए थे वो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना? और इस सभ्यता की जो इस सभ्यता में सबसे पहली बार जो खुदाई किया गया था वो किया गया था एक हड़प्पा नगर का खुदाई किया गया था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, 1921 ईस्वी में किया था। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो पड़ा था हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, जो दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार संस्कृति का पता लगाया गया। बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। देखिए, पहली चीज एक बार और यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता काल अलग अलग के द्वारा अलग अलग निर्धारण किया गया है भैया, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग निर्धारण किया गया है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का नाम। तो पहली चीज है, हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान के नाम पर किया गया है, क्योंकि
हड़प्पा नाम के स्थान पर यह संस्कृति सर्वप्रथम खोजी गई थी किसके द्वारा? तो दया राम साहनी, ठीक है ना, साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा कब? 1921 में किया गया था। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है, स्थल का विकास जो हुआ है वो सिंधु घाटी, सिंधु नदी की घाटी में हुआ है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं टॉपिक, कस्य युगीन सभ्यता। तो कस्य युगीन सभ्यता के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे तथा टीना को मिलाकर कांसा धातु का उपयोग किया था, और हड़प्पा में कांसे से बनी कई पुराना वस्तु और औजार प्राप्त हुए जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया। इस कारण हड़प्पा सभ्यता को कस्य युग सभ्यता कहा जाता है। पहली चीज समझिएगा, कहने का मतलब कि कस्य जो है एक क्या है? तो कस्य जो है एक मिश्र धातु है जो कि तांबा, तांबा प्लस टीना, टीना से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबा और टीना को मिश्र धातु किया, उससे निर्माण किया, कस से बनाया, और उससे लोग औजार बनाया, उसके बाद वस्तु बनाई पुरानी, जिससे शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया। इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? कस युगीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला कुछ देखते हैं टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो पहले चीज समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज जो किया गया था वो 1921 में किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और 22 में जो किया गया था, ये 22 में जो किया गया था 1922 में, तो मोहनजोदाड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता में खोज जो हुआ था 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया था, और 1922 में जो खोज किया गया था मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था, जो कि राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये दोनों जो खोज किए थे, जो उत्खनन कराए थे, वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कराए थे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं यहाँ पे हम। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई, इस सभ्यता की खोज की गई। और हड़प्पा के बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज किया। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल। ठीक है ना? हड़प्पा सभ्यता का काल अलग अलग प्रकार से, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसे जाना जाता है। अलग अलग डाटा आपको मिलेगा हड़प्पा का काल का। पहली चीज देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है विकसित सभ्यता मानी जाती थी, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इसके बाद पुरातत्व विदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 से 1900 ईसा पूर्व में मध्य निर्धारित किया गया, लेकिन रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सभ्यता का जो है 2500 से 1750 माना गया, जो सर्वाधिक मान्य है। जो कार्बन डेंटिंग के आधार पर जो काल निर्धारण किया गया वही सर्वमान्य के रूप में माना गया, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। ए बाबू देखिए, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। वीवीआई कई बार एग्जाम में इससे पूछा है कि कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 मेथड क्या है आपका, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और हो सकता है कि आपकी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना बहुत चांसेस है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं इसके ऊपर हम लोग, इसे ध्यान से समझिएगा। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। तिथि मतलब समय को ज्ञात करने के लिए, समय को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक विधि को हम लोग कार्बन 14 विधि करते हैं। क्लियर है? और कोई पूछेगा कि कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है, तो समय को निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा एक जो है कार्बन 14 विधि है। क्लियर है? आगे देखते हैं, इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12
एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु या विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है मगर कार्बन 14 निरंतर क्षय हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो मतलब अगर कोई पूछेगा कि कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया था, कहाँ के किए थे वैज्ञानिक, तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था BF लीवी, जो कि 1946 में इसका खोज किए थे। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन का अर्ध आयु काल जो होता है 55 68 डिग्री 30 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु के काल गणना की जाती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थ कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता भी कहा जाता है। जो कार्बन जो क्षय होती है उस प्रक्रिया को भी रेडियोधर्मिता के नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उस पदार्थ की आयु उतना ही माना जाएगा बहुत पहले हुआ है, वो वस्तु बहुत पुरानी है। जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम समझी जाएगी, जितनी कम मानी जाएगी, समझ लीजिए कि वो वस्तु उतना ही क्या है, पुराना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरण। मतलब हड़प्पा संस्कृति भाग या चरण क्या था। तो पहला देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की अवधि मोटे तौर पे 3 हिस्सों में विभाजित था। पहला प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता तो 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। दूसरा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तरी हड़प्पा सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ये जो हमारी हड़प्पा संस्कृति के भाग या चरण का रूप था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किस किस से मिली है, कैसे पता चला कि यहाँ लोग रहते थे। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। पहला जो है खुदाई में मिली है, से इमारत, जब इमारतों को खुदाई किया गया तो उसमें इमारत मिली है, उससे पता चला कि यहाँ लोग रहते थे। उसके बाद मृद भांड मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, औजार मिले, आभूषण मिले। आभूषण का मतलब कि जो नाक कान में जो पहना जाता है, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, ये सारी चीज आभूषण। मूर्तियां मिली है, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। उसके बाद मुहर मिला है इत्यादि। ये सारी चीजों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता पहले, बहुत पहले सभ्यता थी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कैसे है, कैसे कैसे विकास किया। क्लियर है। चलिए देखिए, पहली चीज है कि उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिला है। हड़प्पा से, कालीबंगा से, रोपण से, संगोल से, वर्णवाली से, राखीगढ़ी से, रंगपुर से, धौलावीरा से, लोथल से इत्यादि अनेक स्थानों से प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे अवशेष का मतलब साक्ष्य मिला है, बहुत सारे, जैसे लोथल से आपको मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी जो है वहाँ अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के हमारी अवशेषों का प्रमाण मिला है। क्लियर है। इसके आधार पर जो है हम लोग पुरातत्वविदों ने यह मत व्यक्त किया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत में गंगा घाटी तक व्याप्त। मतलब कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था अभी के डेट में, तो अफगानिस्तान में था, बलूचिस्तान में था, सिंध में था, पंजाब में था, हरियाणा में था, राजस्थान में था, गुजरात में था, उत्तर भारत में, कि मतलब कि नदी घाटियों में, गंगा घाटियों में व्यस्त थी। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सीमा का विस्तार। तो उत्तरी सीमा तो रायखोला, गुमला घाटी, डबरकोट। ठीक है ना। दक्षिणी सीमा मालवा, ताप्ती नदी, भगवत राय नदी। ठीक है ना। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, हिंडन नदी। ठीक है ना। उसके बाद हमारी पश्चिमी सीमा सूतकांगेडोर, मकरान, समुद्री तट। क्लियर है। चलिए देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, ऐसे विस्तार के तौर पे देखिए, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा। पहली चीज है ये आपका उत्तर है, तो यहाँ पे था मांडा, मांडा था, यह था आपका आलम, आलम गिरपुर। ठीक है। ये था आपका दाइमा वाद। ठीक है। ये जो था आपका सुत कांगे डोर। ठीक है। सुत कांगे डोर था। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। ये जो था आपका चेनाब नदी पर, ये जो था आपका हिंडन पर। ठीक है। ये जो था आपका प्रवरा, प्रवरा नदी पर। ये जो था आपका दासक, दासक नदी पर था। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन था। तो पहला जो था जम्मू कश्मीर में अखनूर एवं मांडा। उसके बाद जो था आपका पंजाब जो था भारत में रोपण, संगोल। पंजाब में, पाकिस्तान में भी है पंजाब, पंजाब सिंध पंजाब। ठीक है ना, हड़प्पा। उसके बाद गुजरात में रंगपुर, लोथल, सुतकांगेडोर, मालवाड़ी, रोनी।
उसके बाद राजस्थान में कालीबंगन था, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर था, हरियाणा में मीतांथल था, उसके बाद बनावली, राखीगढ़ी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो है डाबरकोट, सुतकागडोर, उसके बाद सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, अली मुराद, चन्हुदड़ो। ये जो था आपका जो था कहाँ था, सिंध में था। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। ये हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, मतलब रहने के तरीके कैसे कैसे था, हड़प्पा सभ्यता में कैसे लोग रहते थे, क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे, रहन सहन क्या थी, ठीक है ना, इस प्रकार में हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कि निर्वाह के मुख्य तरीके निम्न थे। पहला जो था पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जो भी पेड़ पौधे से उत्पादन होती थी उससे प्राप्त करके ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद मांस मछली खाते थे, मांस मछली अपना खाते थे। उसके बाद गेहूं को, जौ को, दाल को, सफेद चना, बजरा, चावल, तिल इत्यादि को खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्लियर है। उसके बाद इन लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, जानवरों से प्राप्त मांस का सेवन करते थे और ये मछली का भी सेवन करते थे। हड़प्पा सभ्यता से गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बजरा, चावल इत्यादि अनाज दोनों प्रकार के प्राप्त दाने प्राप्त करते थे। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस, सुअर के मांस का सेवन करते थे। इस प्रकार की पुष्टि हड़प्पा सभ्यता में मिली एक जानवर की हड्डियों से होती है। इसके अलावा हिरण, घड़ियाल इत्यादि हड्डी भी मिली है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता की निवासी जो है इन जानवरों के मांस का सेवन करते थे। मतलब उन लोग का खाने का जो भोजन जो था, भोजन के रूप में पेड़ पौधे से जो फल निकलते थे, जो उत्पाद होते थे उसका करते थे। उसके बाद मांस मछली को मतलब अपने भोजन के रूप में करते थे। उसके बाद गेहूं का, जौ का, दाल का, सफेद चना का, बजरा का, चावल का, तिल का इत्यादि खाद्य पदार्थ का ये लोग इस्तेमाल करता था। क्लियर है। चलिए आगे है आपका हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि जो प्रौद्योगिकी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला चीज है हम लोग देखते हैं हड़प्पा तो निवासी बैल से परिचित है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किससे परिचित थे, बैल से परिचित थे। ठीक है। तो पुरातत्वविदों की मान्यता है कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है। कुछ दिन पहले हम लोग को पता होगा कि खेत जोतने में बैल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद चुलिस्तान से कई स्थलों से तथा बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला है और कालीबंगन से स्थल से जोते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। तो इससे पता चलता है कि वो लोग खेत को जोतते थे, उसके बाद उसका मतलब उसमें किसी भी प्रकार के आप लोग कृषि का उपयोग किया जाता था, उसमें किसी प्रकार के कृषि उगाई जाती थी। ठीक है। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बैठाए गए पत्थरों के फलकों तथा धातुओं के औजारों का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए नहर, कुआं का प्रयोग करते थे। खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटे हुए मौजूद थे, जो दर्शाता है कि एक साथ अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मतलब एक ही खेत में एक साथ में डबल फसल हड़प्पा सभ्यता में उगाई जाती थी। वहां पर सिंचाई का जो साधन था, नहर था, कुआं था, ये सारी चीजें वहां से मिली हुई है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कृषि उत्पादनों के प्राप्त अवशेष या साक्ष्य। मतलब हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कृषि उत्पादन के प्राप्त अवशेष मतलब साक्ष्य प्रमाण क्या मिला है। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल इत्यादि के इस्तेमाल का अनुमान है। उसके बाद कुछ स्थलों से चावल की खेती का अवशेष भी मिला है। उसके बाद कृषि के साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। मतलब कृषि करने के साथ साथ पशुओं को भी पालते थे। ठीक है ना। शिकारी के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि जंगलों में जाकर जानवरों को शिकार करते थे। ठीक है, उसका भी प्रमाण मिला है। उसके बाद प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुमान है कि जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। ठीक है। खेत में जोतने के लिए धातु पत्थर के हल का भी उपयोग किया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद सिंचाई के लिए नहर, कुआं, जलाशय का भी प्रमाण मिला हुआ है। क्लियर है। मतलब कृषि के लिए सब इस्तेमाल किया जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रयोग किया जाता था, शिकार के भी मतलब ये लोग का वहां से साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद हमारे और यह अनुमान लगाया जाता है कि जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था खेतों में, और खेत में जोतने के लिए जो हल बनाया जाता था वो धातु या तो पत्थर का भी बनाया जाता था, और सिंचाई के लिए नहर, कुआं और जलाशय का प्रयोग किया जाता था। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मृतकों का मेन चीज जो है मृतकों का टीला होता है। मेन जो है हमारा यही आपको सारी जगह मिलेगा, मृतकों का टीला मिलेगा। मोहनजोदाड़ो एक सिंध भाषा है। अगर कोई पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो कैसी भाषा है, तो एक सिंधी भाषा है और जिसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है, या मुर्दों का टीला कर सकते हैं, प्रेतों का टीला कर सकते हैं, सिंध बाग बोल सकते हैं, या सिंध ना नक्सली स्थान बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्टिव में मिलता है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था। क्लियर है। चलिए देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का एक नियोजित शहर, मतलब एक मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहर था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए पहला चीज है मोहनजोदाड़ो
हड़प्पा सभ्यता के 2 मुख्य शहरों में से एक है। लेकिन जो है मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुराना स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। मोहनजोदाड़ो बस्ती 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा परंतु ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरा अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। जो ऊपर था उसको दुर्ग बताया गया, टीला बताया गया, और जो नीचे बसा हुआ था उसको निचला शहर बताया गया। ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो 2 भागों में विभाजित था, एक था छोटा जो कि ऊपर था और एक था नीचे जो कि बहुत ही बड़ा था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका दुर्ग शहर। जैसे अभी हम लोगों ने देखा मोहनजोदाड़ो को 2 भागों में बांटा गया था। दुर्ग शहर जो ऊपर वाला था, जो छोटा था, तो इसके बारे में देखते हैं। पहला, दुर्ग का आकार छोटा होता था। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा दुर्ग का आकार क्या होता है, छोटा होता है। यह ऊंचाई पर बनाया गया था। कहां बनाया गया था, ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घिरा गया था। जो दुर्ग था उसको चारों तरफ से, जैसे मान लीजिए कि एक ये बन गया, एक घर हो गया, इसके चारों तरफ से जो था एक घेरा हुआ था, इस प्रकार से था। उसके बाद जो है आपका यह दीवार ही इसे निचली शहर से अलग करती थी। जो ये दीवार था तो इसके नीचे जो दीवार था इसको निचला शहर का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, निचला शहर का दर्जा दिया गया था इसके नीचे वाला एरिया। क्लियर है। उसके बाद हमारा जो है दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह था कि यहाँ संरचनाएं कच्ची ईंट के चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग के दीवार से घिरा गया था, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। मोहनजोदाड़ो में दुर्ग अनेक संरचनाएं थी जिनमें माल गोदाम, मतलब वस्तुओं को रखने के लिए गोदाम बनाया गया था। विशाल स्नानागार, मतलब स्नान करने के लिए वहां पे उल्लेखनीय मिला है। उसके बाद माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना थी जिनके ईंटों के बने केवल निचले हिस्से हैं। विशाल स्नानागार आंगन में एक बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनाई गई थी, जिसके उत्तर में एक छोटी संरचना थी जिनमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। ठीक है ना। कहने का मतलब मोहनजोदाड़ो में गोदाम का साक्ष्य मिला है, स्नानागार का साक्ष्य मिला है, और ये आंगन में मान लीजिए कि ये घर है, पूरी तरह से घर हो गया, तो इसके बीच में भी क्या कहा गया था, स्नानागार। जैसे आज के डेट में हम लोग बना देते हैं, आज के डेट में स्विमिंग पूल जैसे करते हैं, उस प्रकार की व्यवस्थाएं पहले मोहनजोदाड़ो में थी, जो कि आयताकार था और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी इसमें। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निचला शहर मोहनजोदाड़ो का जो है, ये मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदड़ो का निचला शहर है। ठीक है ना। तो निचला शहर जो था, शहर का आकार में दुर्ग से बड़ा था। माने दुर्ग का एरिया से जो था ये बहुत काफी बड़ा में फैला हुआ था, और ये सामान्य लोग के लिए बनाया गया था। मतलब एक नॉर्मल लोग यहाँ रहते थे, मतलब जो कृषि वगैरह जो करते थे वो लोग रहते थे। ठीक है। यहाँ की मुख्य विशेषताएं इनकी जल निकासी प्रणाली थी। जल को कैसे बाहर निकालता है, इनकी मुख्य विशेषताएं थी। निचली शहर की दीवार से घेरा गया था, निचला शहर भी जो था वो दीवारों से घेरा गया था। उसके बाद इसके अतिरिक्त कई भवन को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो कि नींव कार्य करते थे, नींव का कार्य करते थे। क्लियर है। चबूतरे पर बनाया गया था। अगला देखते हैं हम लोग टॉपिक। अगला जो है सड़क व्यवस्था। सड़क व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो पहला है हमारी की मोहनजोदाड़ो की एक प्रमुख विशेषता है उनकी समतल चौड़ी सड़कें थी। कैसी थी, समतल का मतलब बराबर और चौड़ी। ठीक है ना, चौड़ी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क की जो थी 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। क्या कहा है, राजपथ कहा है। और अन्य सड़क की चौड़ाई जो थी 2.75 से लेकर 3.66 मीटर तक मानी जाती है। जो एक अन्य सड़क था, ठीक है ना, जैसे देहात में जो सड़क होती है उसकी चौड़ाई कम होती है, और जो राजपथ होता है, जो एक राज्य का जो पथ होता है, चाहे एक नेशनल पथ होता है, उसकी चौड़ाई अलग होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़क एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मतलब कहने का मतलब कि जो सड़क होता था इस प्रकार से होता था, सड़क इस प्रकार से होता है, एक दूसरे के समकोण पर। इधर से भी आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर से आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा, मतलब एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभाजित था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति, ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सफोर्ड जो है हमारी ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति जो है, मतलब कि एक दूसरे के समकोण पर काटने के कारण ही इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति का नाम दिया गया। और सड़क जो थी मिट्टी की बनी थी और इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी, और गलियां में भी खुली और चौड़ी होती थी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में भवन निर्माण, माने भवनों को बनाने की तरीके कैसे थे, भवन कैसे निर्माण किए जाते थे, भवन में क्या क्या होता था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना आंगन पर आधारित था। मतलब मकान जो बनता था उसमें आंगन होती थी। जैसे अभी के डेट में भी अगर मकान बनता है तो छोटा चाहे बड़ा आंगन जरूर बनता है बीच में। ठीक है ना, जिसमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष,
इत्यादि जो है अतिरिक्त अन्य कमरे भी बनाए जाते हैं। आज के डेट में भी घर में जो है हमारा बाथरूम बनता है, उसके बाद एक किचन रूम बनता है, ठीक है, एक स्नान घर बनता है। तो ये सारी चीज शयन कक्ष मतलब सोने वाला घर जो है अलग होता है। तो आज के डेट में भी इस प्रकार की हमारी सभ्यता का ही रूप है आज के डेट में जो हम लोग कर रहे हैं। आगे है, मजबूती के लिए नींव का निर्माण किया जाता था। घर को जो होता है नीचे भूमि के नीचे लगभग में 1 से 1.5 फीट या 2 फीट खोन कर उसे नींव बनाया जाता और उसे मोटे के तौर पर डाला जाता था और सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते थे जिससे सुविधा, हवा, सफाई, प्रकाश, पूर्ण व्यवस्था होती थी। मतलब सड़क के किनारे मकान बनाए जाते थे। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाई जाती थी। जो जमीन होता था उससे ऊंचा पर बनाया जाता था क्योंकि नदी के किनारे बसा हुआ था ना, कभी भी बाढ़ आ सकता था। ठीक है ना। मकानों के दरवाजे सड़क की ओर खुले रहते थे। मकानों के प्रवेश द्वार जो होता था वो मुख्य मार्ग की अपेक्षा गलियों में खुलती थी। जो मकान में प्रवेश द्वार मतलब मेन जो दरवाजा होता था घर का, वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर वो गली में खुलता था। ठीक है ना, वो गली में खुलता था जिसके कारण बाहरी हलचल, शोरगुल, प्रदूषण से सुरक्षित होगा। और सड़कों के किनारे पानी की निकासी की नलियां बनाई गई थी और नालियों को ढकने की व्यवस्था थी। जैसे अभी के डेट में नाला बना दिया जाता है और नाला बनाकर इसे क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है ना, जो आपको अभी के डेट में शहरों में हम लोग को देखने को मिलता है, नाला बना बना के और ढक दिया जाता है उसे। इस प्रकार के जो है पहले हमारी हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार के विकास मिला है। आगे देखते हैं हम लोग, नलियों को फर्श से ढक दिया जाता था। नलियों को थोड़ी थोड़ी दूर पर शोषक कूप बनाए जाते थे, जैसे बीच में यहाँ पे बना दिया जाता था ऐसे पानी को जाने के लिए, जिसमें गंदगी रुकी रहती थी। पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक का मतलब वो भवन सभी के लिए प्रयोग में किया जाता हो। जैसे अभी के डेट में सार्वजनिक भवन के तौर पे आपको मिल जाएगा पंचायत भवन। ठीक है ना। तो इस पंचायत भवन जो है सार्वजनिक भवन है, उसमें कोई भी व्यक्ति रह सकता है। ऐसा चीजें नहीं है कि मतलब एक पर्सनली व्यक्ति है। जैसे अभी के डेट में हम लोग का घर, तो घर हम लोग का निजी घर है, सार्वजनिक घर नहीं है। ठीक है ना। और सार्वजनिक का मतलब वो उसके ऊपर अधिकार सभी नागरिकों का है, उसे सार्वजनिक कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊपरी शहर हिस्से सार्वजनिक भवन और निचली शहर हिस्से जो था वो व्यक्तिगत था, आवास मतलब कि निजी आवास। जैसे अभी के डेट में हम लोग का एक घर बना हुआ है गांव में, तो निजी आवास है। और जो हमारी पंचायत भवन है, ठीक है ना, सभा भवन होता है, तो ये सारी चीजों है सार्वजनिक भवन के रूप में माना जाता है। उत्खनन सार्वजनिक या राजकीय भवनों के अवशेषों से मिला है। एक अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिला है जो 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा। यह स्मारक जो है उस काल की संपन्नता का परिचय देता है, जहां पर 71 मीटर लंबा और इतना चौड़ा वर्गाकार कक्ष का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे 20 स्तंभ थे, मतलब 20 पिलरों का इस्तेमाल उसमें किया गया था। यह इतनी लंबा थी और इतनी चौड़ाई थी, जो कि सार्वजनिक भवन का प्रमाण मिला यहाँ से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक योजना, सामाजिक योजना के लिए किया जाता था। मतलब कि एक प्रकार के सभा लगाना हो तो कहाँ लगाइएगा, किसी घर में लगाइएगा नहीं ना, उसके लिए सार्वजनिक भवन होना चाहिए, उसके ऊपर सभी का अधिकार होना चाहिए। तो उस प्रकार के लिए अगर सभा ही लगाना है तो सभा के लिए उसके प्रकार से, जैसे धार्मिक आयोजना की बात करनी हो, योजना की, सामाजिक योजना की बात करनी हो तो कहाँ लगे, किसी घर में तो नहीं लगा सकते। तो इसके लिए सभा भवन का निर्माण किया गया था और वहीं पे इस सबका विचार विमर्श किया जाता। आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो बहुत बड़ी जो स्नान करने वाली जो घर जो थी, जलाशय जो थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। जो स्नानागार था वो कहाँ था, किले में स्थित था। जैसे अभी के डेट में इसको कह सकते हैं हम लोग स्विमिंग पूल कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 11.8 मीटर लंबा था। जो इसकी जो लंबाई थी, लंबाई 11.88 मीटर। ठीक है ना। इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 7.01 थी। और इसकी गहराई नीचे की ओर कितना था, 2.43 मीटर था। ये भी मीटर में था, ध्यान रखिएगा। एक गहरा था, गहरा। इसके तल पर सीढ़ियां बनी थी, मतलब इसको उतरने के लिए सीढ़ियां बनाया गया था। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और यह सीढ़ी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बनाए गए थे और ब्राउन दे भी बनाए गए थे। स्नान कुंड के कमरे के समीप एक कुआं बना हुआ था जिसमें पानी कुंड से आता था और कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजा की ओर से की जाती थी। गंदा पानी बड़ी नालियों
के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। मतलब कि कहने का मतलब कि जो जलाशय में, जो स्नानागार में जो पानी जो गंदा हो जाता था, उसको एक नाली के माध्यम से शहर से बाहर निकाल दिया जाता था और उसमें फिर एक नए फ्रेश पानी जो होता था किससे भरा जाता था, कुआं से भर दिया जाता था। क्लियर है। आगे देखिए, स्नानागार की दीवार के निर्माण सीलन से बचने के लिए टावर या तारकोल का प्रयोग किया जाता था और पूरे स्नानागार में 6 द्वार होते थे। स्नान में गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। जैसे अभी हम लोग जाएंगे राजगीर में तो गर्म कुंड भी और ठंडा कुंड भी है, उस प्रकार के आप लोगों को देखने का, स्नान करने का वहां पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। अगर जो लोग गए होंगे तो जानते भी होंगे इसके बारे में। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अन्न भंडार, अन्न का मतलब अनाज को रखने के लिए, जैसे अभी के डेट में हम लोग कोठी कहते हैं, घर में कोठियां रहती है तो अनाज को रखने के लिए कोठियां का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में भी अन्न का भंडार था जो कि 6x6 में बनाई गई थी। चलिए देखते हैं हम लोग। हड़प्पा नगर के उत्खनन में यहाँ के किले के राजमार्ग में 6x6 के पंक्ति वाला अन्न भंडार मिला है। अन्न भंडार की लंबाई जो थी 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और इसकी लंबाई, तो इसको देख लेंगे तो 18x7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18x7। इसका मुख्य द्वार जो था नदी की ओर था, खुलता था, क्योंकि जो भी सामान जल मार्ग से आता था और अन्न भंडार में एकत्रित किया था। जैसे मान लीजिए कि नदी है तो यहाँ पे अन्न भंडार को बनाया गया था, क्योंकि पहले बोट के माध्यम से जो था कोई भी अनाज एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता था, तो भाई यहाँ पे उतार कर, यहाँ रोक कर और इसमें रखा जाता था, भंडारित किया जाता था, स्टोर किया जाता था। क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी प्रणाली क्या थी, मतलब कि जल को कैसे बाहर निकाला जाता था एक शहर से, एक गांव से, ठीक है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। कैसी सभी संस्कृति थी, नागरीय संस्कृति थी। इन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा था। कैसा था, ऊंचा स्तर था। घरों का गंदा पानी सड़क के किनारे बनी हुई नालियां से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। मतलब कि एक नाली के माध्यम से जो था गांव के शहर से बाहर निकाल दिया जाता था इसको, और इन नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इनका प्लास्टर भी किया जाता था कि जल्दी से ही खराब नाली ना हो, जिससे नालियां का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए प्लास्टर, चुन्ने, मिट्टी, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। उस समय प्लास्टर में जो प्रयोग किया जाता था, चुन्ना का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, चुन्ना मिट्टी जो है, और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। 3 प्रकार की चीजों का उस समय प्लास्टर में, और अभी के डेट में प्लास्टर में जानबे करते हैं हम लोग बालू प्रयोग करते हैं और सीमेंट प्रयोग करते हैं। अभी के डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो नलिया थी आयताकार था और इसका अनुपात था 4:2 था, ठीक है। और ये एल प्रकार की ईंट, और इन ईंटों का प्रयोग जो होता था कोना किया जाता था, कोन के रूप में किया जाता था, और नोकदार ईंट होती थी, इनका प्रयोग कुआं में किया जाता था। और टी प्रकार की ईंट होता था, इनका प्रयोग सीढ़ी में किया जाता था। जो एल प्रकार का जो ईंट होता था वो ईंट का प्रयोग किया जाता था कुआं में, और टी प्रकार की ईंट जो प्रयोग किया जाता था वो सीढ़ी में किया जाता था। और अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श कालीबंगा से मिला है। जो अलंकृत जो ईंट था उससे, जो ईंटों से निर्मित फर्श मतलब नीचे की भूमि बनाई जाती थी, ठीक है ना, और जो कि कालीबंगा से मिली हुई है। और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान चनहुदड़ों से मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है, चनहुदड़ों से। मतलब कि ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला हुआ है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में मृतक कर्म। मृतक कर्म का मतलब कि जो लोग मर जाते थे, मरने के बाद उनकी कैसे कर्म किया जाता था, ठीक है ना। उनको कैसे दाह संस्कार जैसे कैसे किया जाता था, जलाया जाता था, पानी में दफनाया जाता था, क्या किया जाता था, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा हड़प्पा कालीन नगर मोहनजोदाड़ो, बनावली, हड़प्पा, कालीबंगा इत्यादि में शमशान का अवशेष मिले हैं। जैसे अभी के डेट में शमशान मिलते हैं हम लोग को। सर जॉन मार्शल के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया था मृतकों का कर्म। कितने भागों में विभाजित किया गया था, 3 भागों में विभाजित किया गया था मृतकों का कर्म, ठीक है ना। कितने भाग में, 3 भाग में। पहला जो था संपूर्ण समाधिकरण या दाह संस्कार, दूसरा आंशिक समाधिकरण सावधान, और तीसरा दाह कर्म या क्लेश सावधान। तो हम लोग पहले के बारे में देखते हैं, पूर्ण सावधान के बारे में, ठीक है ना, संपूर्ण या पूर्ण सावधान। तो 100 को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। इसको उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। उसके बाद सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है, जो R37 की संज्ञा दिया जाता है। और हड़प्पा से एक और कब्रिस्तान जो मिला है, जो ईंच प्रकार का मिला है। किस प्रकार का, ईंच प्रकार का कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला जो कि ईंच प्रकार के कब्रिस्तान की संज्ञा, जैसे अभी हमने बताया। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद आंशिक सावधान।
ठीक है ना। तो शव को पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था। जैसे जो व्यक्ति डेथ कर जाता था, जो मर जाता था, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद उसे पशु पक्षी खा जाते थे, उसके शरीर के मांस को, और उसके अंदर जो हड्डियां जो बच जाती थी, उस हड्डियों को दफनाया जाता, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है आपका कलेश सावधान या दाह पर। तो दाह के बाद जो था, बचे हुए अवशेष को कलश या मंजूसा बर्तन में रखकर दफनाया। जैसे अभी के डेट में भी जो होता है, लोग दाह संस्कार कर देता है और उनकी अस्थियां जो है कलश में रख देता है और ले जाके किसी नदी में उसे अर्पित कर देता है, छोड़ देते हैं लोग। तो उसी की बात किया जा रहा है। कलश क्लेश सावधान मतलब कि जब मरने के बाद उनकी राख को जो होता था पानी में ले जाके दफनाया जाता था, एक कलश में, एक मिट्टी की बर्तन में, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान। तो पहला जो है चिकित्सा मतलब डॉक्टरी की स्थिति क्या थी। तो उस समय डॉक्टरी की जो स्थिति थी, जड़ी बूटी, फल, वृक्ष के पत्ते, विशिष्ट प्रजाति वृक्षों के फूल, रस का सेवन मतलब कि लोग करता था। उसके बाद हिरण के सींगों का चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन मतलब झांग से औषधियां बनाई जाती थी। शिलाजीत की भी पाई जाती थी। मतलब कि चिकित्सा विज्ञान इतनी थी। जड़ी बूटी का था उस समय, वृक्षों के पत्ते से बनाए जाते थे, विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां के वृक्ष के फूल से बनाए जाते थे, रस का उसका सेवन करते थे, हिरण के सींग का चूर्ण बनाया जाता था, समुद्र के फेन से बनाई जाती थी, दवाइयां बनाई जाती थी, शिलाजीत का भी प्रमाण उस समय मिला हुआ है। क्लियर है, चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण, मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो पहली चीज, समाप्त होने के पीछे रीजन था, ठीक है ना। पहला जो है हम वो देखते हैं जलवायु परिवर्तन। मतलब कि जलवायु परिवर्तन हो चुका, मतलब मनुष्यों को रहने लायक जलवायु नहीं था, इसलिए धीरे धीरे लोग वहां से खत्म हो चुके। ये जलवायु परिवर्तन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये भी समझ लीजिएगा, ये आपकी हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बहुत वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार इसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि इस बार एग्जाम में आने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है भगवान के द्वारा आफत विपत लाई गई प्राकृतिक आपदा। कोई भी घटना, प्राकृतिक घटना जो है, मतलब कि जो हमारी भगवान के द्वारा घटित घटना को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक घटना कहा जाता है। उसके बाद भूकंप, ठीक है ना। भूकंप भी बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण था। अकाल भी बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन था। महामारी भी बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन था। बाहरी आक्रमण भी बताया जाता है, आर्य जाति का आक्रमण बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण बताया जाता है। उसके बाद वनों की कटाई से भी बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन हो चुका है, उसके कारण रहने लायक वहां नहीं था, इसलिए वहां के लोग खत्म हो चुके धीरे धीरे। नदियों का सूखना भी बताया जाता है, क्योंकि जितने भी हड़प्पा सभ्यता में नगर बसे हुए थे वो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए थे। उसके बाद नदियों का मार्ग बदल जाना, ये भी बताया जाता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। उसके बाद बाढ़ों का आना, हड़प्पा सभ्यता जैसे दामोदर, कोसी, महानदी बाढ़ से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसमें बाढ़ बहुत आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नोट है, जो पिंगंटल एवं हिलर आर्य जाति के आक्रमण ऋग्वेद में के द्वारा हरीश यूसिया को नष्ट करने का उल्लेख किया है। जो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है हमारा, उसमें इलो किया है कि नष्ट हुआ है तो आर्य जाति के आक्रमण के कारण हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वैदिक साहित्यों में हड़प्पा को हर्यूसिया कहा गया है। वैदिक सभ्यता में हड़प्पा को हर्यूसिया कहा गया है, लेकिन सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, सर राव, इनके अनुसार बताया गया है कि नदियों में आने वाली बाढ़ का अनुमान बताया जाता है। मतलब सर जॉन मार्शल जो थे, अर्नेस्ट जो मैके थे, सर जो राव थे, इनके द्वारा बताया जाए नदियों में बाढ़ आ चुकी थी, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो चुका था। उसके बाद जो है अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल के अनुसार बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हुआ था हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। क्लियर है, ठीक है। और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको आने की चांसेस हड़प्पा सभ्यता से बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बार बार आपके एग्जाम में यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। और इस तरह से अगले आपकी जो आपका चैप्टर है, अगले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा।